नमस्कार दोस्तों, दिस इज अवर नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेल्ट कन्वेयर के बारे में, क्रशर्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू कन्वेयर के बारे में। फ्रेंड्स, आपको हमने बताया था कि बेल्ट कन्वेयर हम लोग यूज़ करते हैं जब डिस्टेंस 100 मीटर 120 मीटर हो तो हम लोग बेल्ट कन्वेयर यूज़ करते हैं। बट अगर डिस्टेंस शॉर्ट हो तो बेल्ट कन्वेयर को यूज़ करना संभव नहीं हो पाता है। उस केस में हम लोग स्क्रू कन्वेयर को यूज़ करते हैं। स्क्रू कन्वेयर जो है ये टोटली एनक्लोज्ड होता है, एक कवर होता है। और इसमें जो हमारे बेल्ट कन्वेयर के ड्रॉबैक्स थे कि हम लोग कोल डस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बेल्ट कन्वेयर से, तो स्क्रू कन्वेयर में वो ड्रॉबैक को रिमूव कर दिया गया है। स्क्रू कन्वेयर में कोल डस्ट को भी हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बेल्ट कन्वेयर में जो लॉसेस होने के चांस थे तो स्क्रू कन्वेयर में उनको हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि स्क्रू को हमने कवर कर दिया है। स्क्रू कन्वेयर के अंदर ड्राइविंग मैकेनिज्म को अटैच किया जाता है एक तरफ एक शाफ्ट से, और कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पर लिखी हैं स्क्रू कन्वेयर के। अगर आप देखें तो डायमीटर जो है वो लगभग 15 to 50 सेंटीमीटर होता है। स्पीड 70 to 120 आरपीएम होती है, और जो ट्रांसफ़र कैपेसिटी होती है लगभग 125 टन कोल पर आवर होती है। एक घंटे में 125 टन कोल को ट्रांसफ़र ये कर सकता है। यहाँ हमने कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं। अगर आप देखें, देखिए इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो आपने देखिए, दिस इज द स्क्रू कन्वेयर। इसके अंदर देखिए एक सॉलिड शाफ्ट टाइप में आप कह सकते हैं, इसके ऊपर थ्रेड बनाए हुए हैं हमने, ये थ्रेड बनाया हुआ है ये। सो इट इज ए स्क्रू। इसको एक क्लोज किया हुआ है, एक आउटर में एक कवर लगा दिया, राइट। इसके बाद आप देखिए कि एक एंड पर यहाँ पर इस तरीके से कोल को हम ट्रांसफ़र करते हैं, और दूसरे एंड पर कोल यहाँ पर ये बाहर आ रहा है। इसको और बेटर हमने दिखाया हुआ है। देखिए, दिस इज़ द आउटर कवर, दिस इज़ द मेन शाफ्ट आप कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं, सॉलिड पार्ट कह सकते हैं। इसके ऊपर ये एक थ्रेड पार्ट है। अगर आप ये वाला देखें, दिस इज़ द थ्रेड पार्ट। हमने कुछ नंबरिंग की हुई है। नंबर 1 पर अगर देखें, ड्राइविंग यूनिट एक मोटर हमने यूज़ की हुई है। इस मोटर को स्क्रू से हमने बेल्ट के थ्रू कपल किया हुआ है, जिससे कि पावर ट्रांसफ़र कर सकें, ये स्क्रू रोटेट कर सके। नंबर 2 पर अगर आप देखना चाहें तो कन्वेयर केसिंग, एक बाहर हमने केसिंग बना दी है। केसिंग का पर्पस हमारा सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से लॉस ना हो, और हमारा जो मटेरियल है वो सारा की सारा ट्रांसफ़र हो। इवन अगर हम कोल डस्ट भी ट्रांसफ़र करना चाहें तो डस्ट को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकें। नंबर 3 पर अगर आप देखते हैं तो इनलेट स्पेस वो है, पोर्ट आप कह सकते हैं। तो ये इनलेट पोर्ट है, यहाँ से कंटिन्यूस कोल स्क्रू कन्वेयर के अंदर आ रहा है। स्क्रू कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है, और ये कंटिन्यूस फ्यूल को कोल को ट्रांसफ़र कर रहा है। नंबर 4 पर हमने लिखा है आउटलेट्स। आप देखिए यहाँ पर नंबर 4 पर आउटलेट है। नंबर 5 पर हमने लिखा है हैंगिंग बियरिंग। सो बियरिंग इज़ कंपलसरी, या तो फॉर सच लॉन्ग स्क्रू। तो इस लॉन्ग स्क्रू के लिए हमने बियरिंग्स दी हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि बियरिंग सिर्फ एक ही हो, एक बियरिंग कैन बी मोर देन वन, पर हमने एक बियरिंग यहाँ पर दिखाई हुई है। और नंबर 6 पर मैंने लिखा हुआ है स्क्रू ब्लेड। सो आप ये देखिए, ये जो थ्रेड जिसको मैं बार बार थ्रेड कह रहा हूँ, दिस थ्रेड इज स्क्रू ब्लेड। सो ये जो मोटर है ये आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक मोटर को रन करना है, और मोटर को आप रन करेंगे, बाकी काम सारा ऑटोमेटिक होगा। मोटर रन होगी, मोटर से पुली के से यहाँ की पुली है, यहाँ भी पुली है, एक बेल्ट हमने अटैच की है, मोटर रन करेगी, बेल्ट के थ्रू यहाँ पावर ट्रांसमिट होगी, और इस पावर ट्रांसमिशन से ये स्क्रू रोटेट होगा। यहाँ से कंटिन्यूस फ्यूल यानी कि कोल या कोल डस्ट अंदर आ रही है स्क्रू के, ये रोटेट करेगा और इसको कोल ये फ्यूल को ट्रांसफ़र करता जाएगा। और यहाँ देखिए आपको फाइनली कोल अवेलेबल हो रहा है। सो 25-30 मीटर डिस्टेंस के लिए हम लोग इस स्क्रू कन्वेयर को यूज़ करते हैं। I told you whenever we are using any mechanical system, always advantage and disadvantage are there. So advantage में अगर मैं कहता हूँ तो very less initial cost, it requires small space and simple and very tight, या आप air tight भी कह सकते हैं, it is dust tight. Transfer of coal at high inclination also most suitable for shorter distance. Also very much reliable. It transfer the coal
continuously. It can transfer the coal even it can transfer coal dust also, but there are some disadvantages also, that it consume more power as compared to belt conveyor. पर टन ऑफ द कोल ट्रांसफर हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, सो एक टन कोल को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्क्रू ब्लेड है, इट ऑलवेज इन कांटेक्ट विद दिस कोल, और इसके एक्शन से ही स्लाइडिंग एक्शन से ये कोल ट्रांसफ़र हो रहा है। सो wear and tear of the screw is high. So when wear and tear is high, it means life is very short and it require more maintenance. लेंथ इज लिमिटेड अप टू 30 मीटर। सो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं इसके, बट स्टिल इन सब डिसएडवांटेज के होने के बावजूद भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे को है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बकेट एलिवेटर के। अगर आप देखें बकेट एलिवेटर आपको बाहर से इस तरीके का दिखाई देगा। क्रॉस सेक्शन अगर हम करें तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका, इसके ऊपर एक हमने कवर लगा दिया है जिससे कि इसको डस्ट प्रूफ कर दिया जाए और कोल जो है इधर उधर ना बिखरे गिरे, स्प्रेड ना हो। सो आप देखिए इसके अंदर दिस पार्ट इज़ द एंट्री पार्ट। कोल यहाँ से इन किया जाता है और यहाँ से कोल हमें आउट बाहर मिलता है। इस तरीके के यहाँ पर बकेट्स बने हुए हैं और ये एक बेल्ट से, दिस इज ए बेल्ट आप देख रहे हैं, इस बेल्ट से ये कनेक्टेड है। और यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर कहिए, यहाँ पर एक मोटर कनेक्ट होती है, मोटर इसको रन करती है, बेल्ट ड्राइव से मोटर रन करती है और ये यहाँ पर रन होता है और ये बेल्ट यहाँ पर मूव करती है। कोल कंटिन्यूस यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो कोल यहाँ पर ग्रेविटी की हेल्प से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोल किसी मैकेनिकल मीन से ही दिया जाए, ग्रेविटी से भी कोल यहाँ पर आ सकता है और यहाँ कोल कलेक्ट होता जाता है। और ये बकेट जो इस बकेट को अगर आप देखें तो ये जो बकेट है, ये बकेट यहाँ से कोल को लिफ्ट करती है और सीधा ऊपर जाती है और फिर नेक्स्ट बकेट यहाँ से कोल को लिफ्ट करेगी और ऊपर जाएगी। दिस बकेट एलिवेटर इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर vertical or near to be vertical directions. It carries a bucket fixed to the chain. Bucket are loaded with coal at bottom and discharged at top. यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कोल बकेट लोड हो गई है और ये लोडिंग चल रही है। जैसे ही यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से ये कोल को यहाँ पर स्प्रेड करती है और कोल यहाँ से बाहर आ जाता है। सो दिस इज द बकेट एलिवेटर, बट आई टोल्ड यू एज एंड व्हेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर ऑल्सो देयर। यहाँ पर भी हमने अगर आप देखें तो बकेट का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। देखिए ये फ्यूल यहाँ से कोल डस्ट आ रही है, बकेट्स यहाँ से फिल होकर के कंटिन्यूस जा रही हैं और यहाँ पर ये कोल को डिस्चार्ज कर रही हैं। सो एडवांटेजेस आर इट हैज़ वेरी लो ऑपरेशन कॉस्ट, इट हैज़ हायर कैपेसिटी, लेस फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर तो मूवमेंट ही वर्टिकल है, इट इज़ यूज फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। सो फ्लोर स्पेस काफ़ी कम चाहिए। बट जब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज तो ज़रूर होंगी। और पहली डिसएडवांटेज ये है कि इसके हाइट की कंडीशन है कि लगभग 30 मीटर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि 30 मीटर भी कम नहीं है, पर फिर भी एक डिसएडवांटेज तो है ही है। इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री की लिमिट है इसकी। अगर हम कहें कि इसको आप जो है 60 डिग्री से कम कर दीजिए तो नहीं हो सकता, फिर कोल के लॉस ज़्यादा होंगे। तो 60 डिग्री से 90 डिग्री तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र कैपेसिटी काफ़ी कम है इसकी, 1 घंटे में लगभग 60 टन। तो 1 घंटे में 60 टन कैपेसिटी होने की वजह से अगर आपको वर्टिकल ट्रांसफ़र करनी है और 600 मेगावाट की कैपेसिटी का प्लांट है तो आपको काफ़ी सारे 5-6 जो है ये बकेट कन्वेयर लगाने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है ग्रैब बकेट कन्वेयर। ग्रैब बकेट कन्वेयर आप देख रहे हैं, इट इज़ लाइक ए होस्ट विच कैन लिफ्ट और ट्रांसफ़र द लोड ऑन ए सिंगल रेल और ट्रैक फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए ये क्रेन का एक हुक लगा हुआ है, क्रेन का हुक इस बकेट को उठा लेता है और पिक करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इसको सीधा रख देता है। इट कैन बी यूज विद क्रेन और टावर एंड ट्रांसफर, बट ट्रांसफर कैपेसिटी इज अप्रॉक्सीमेटली 50 टन पर आवर। सो ये यूज़ किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पर हम सीधा बकेट को या रेलवे वैगन को उठा करके खाली करना है। इसके एडवांटेज हैं कि लेस पावर चाहिए ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस काफ़ी कम है इसमें क्योंकि एब्रेसिव वियर एंड टियर काफ़ी कम है। इट कैन बी यूज फॉर अदर अरेंजमेंट्स फॉर विच दिस देयर इज नथिंग पॉसिबल। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ वेरी लेस।
But disadvantage is there that initial cost is very high and capacity is very less, 50 ton per hour. Again, I am talking about 600 megawatt capacity power plant. I told you for 600 megawatt capacity power plant, lagbhag approximately 7,200 ton of the coal per day is requirement. Per day का मतलब in 24 hours. So if you are using grab bucket conveyor where the capacity of 50 ton per hour, so in one day you can transport, you can supply, you can move only 1200 ton coal. So for 600 megawatt you need 6 to 7 such type of grab bucket conveyor, right? Next one is flight conveyor, scraper आप कह सकते हैं. So flight conveyor is generally used for transfer of the coal when filling of number of storage bin under the conveyor is required. Coal is discharged in the bottom of truck. It is totally enclosed, so dust of the coal can get transferred. And in this case, all parts are made of steel and iron, so it can handle hot metal also. But transfer capacity is 10 to 100 ton per hour. So again, if you are using flight conveyor for 600 megawatt capacity power plant, you need 3-4 flight conveyor. See, I am giving you an idea कि कितने सारा सामान क्यों चाहिए 600 मेगावाट कैपेसिटी पावर प्लांट का, जिससे आपको आइडिया लगे कि अगर एक पावर प्लांट को डिजाइन करना है तो कितना सारा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कितना फाइनेंस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए. इट कैन ट्रांसफर कोल अप टू 35 डिग्री इंक्लिनेशन. सो इसकी लिमिट है. अब देखिए ये फ्लाइट कन्वेयर का हमने एक यहाँ पर डायग्राम शो किया हुआ है. अगर आप देखें तो रोलर्स यहाँ पर शो किए हुए हैं, चेन यहाँ पर शो की हुई है, और मूवमेंट यहाँ पर हमने दिखाई हुई है कि ये रोलर की मूवमेंट है. ये इस तरीके से जा करके यहाँ से ये वापस आएगा और कोल को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा. ये आप देख सकते हैं, right? Low initial cost, low capital cost, it can transfer both coal and ash. It can vary easily the rate of coal discharge, required little operation care. It needs small headroom, but disadvantage high energy consumption and maintenance cost. हाई वेयर एंड टीयर ड्यू टू ड्रैगिंग एक्शन. अगर हाई वेयर एंड टीयर है तो इसकी लाइफ काफ़ी कम होगी, ये ध्यान रखना है आपको. एंड स्पीड इज लिमिट टू 30 मीटर पर मिनट. आप इससे ज़्यादा स्पीड अगर करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा. सो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं फ्लाइट कन्वेयर की. इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्किप हॉस्ट. स्किप हॉस्ट क्या है, ये आपने देखा होगा कि आज की डेट में जब हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अब स्पेशली डोमेस्टिक की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो रूफ बनाने का जो मटेरियल है, स्पेशली जो कंक्रीट मिक्सचर है, हम कंक्रीट को ग्राउंड फ्लोर पर मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद एक कन्वेयर के थ्रू, एक बकेट टाइप के थ्रू उसको हम ऊपर उसको हम सप्लाई करते हैं. तो इट इज़ लाइक दैट. तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है. आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर देयर इज ए ट्रक. ये ट्रक कोल को खाली कर रहा है. कोल यहाँ से ट्रक में से आ रहा है, और एक स्किप यानी कि एक बकेट टाइप का यहाँ पर एक है जिसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है. ये कोल सीधा यहाँ पर आकर इसको फिल कर रहा है, और जब ये स्किप फिल हो जाती है तो देयर इज ए वर्टिकल मूवमेंट. आप देखिए जैसे जैसे मैं कर्सर लेकर के जा रहा हूँ, एक वर्टिकल मूवमेंट यहाँ पर है, और उसके बाद ये यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आने के बाद ये बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिससे कि सारा कोल यहाँ पर खाली हो जाता है. खाली होने के बाद ये इसी पैसेज से ये वापस चला जाता है. ये आप देख सकते हैं ये, और इसी पोजीशन में आ जाता है. एंड अगेन दिस साइकिल रिपीट्स. इट इज़ यूज फॉर हाई लिफ्ट एंड हैंडलिंग इज नॉन कंटिन्यूस. नॉन कंटिन्यूस इसलिए है कि देयर इज ए सिंगल बकेट, सिंगल आप कह सकते हैं होस्ट इज देयर, स्किप इज सिंगल स्किप इज देयर, और ये एक ही बार ये जाएगी, लोड हो जाती है, लोड होकर के जाती है, यहाँ अनलोड होगी, अनलोड होने के बाद ये वापस आती है, फिर लोड होगी. सो देयर इज नो कंटिन्यूस ऑपरेशन. यही जाएगी और यही वापस आती है. दिस अरेंजमेंट इज वेरी सिंपल एंड चीप, एंड देयर इज वेरी लेस लेबर कॉस्ट एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट. सो आप इसको आसानी से कहीं भी देख सकते हैं. अगर हम मैं बात करता हूँ स्टोरेज ऑफ द कोल की, स्टोरेज ऑफ द कोल इज़ अनडिजायरेबल बिकॉज इट कॉस्ट मोर. बट फिर भी आपको स्टोर करना है. स्टोर क्यों करना है? अगर मैं इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया के अंदर रेल कंडीशंस और रोड कंडीशंस के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है. कोल माइन से लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ कैपिटल ऑफ द इंडिया दिल्ली की,
कि कोल माइन से दिल्ली में आपको कोल ट्रांसफ़र करना है। कोल माइंस जो है वो मान लीजिए झारखंड में या उड़ीसा में सिचुएटेड है। झारखंड से या उड़ीसा से आप कोल ला रहे हैं थ्रू रेल, आपको नहीं पता कहाँ पर रेल के जो रेलवे ट्रैक है वो डैमेज किया हुआ है, कब स्ट्राइक हो जाए, कब कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो और इसके साथ साथ ये भी श्योरिटी नहीं है कि जो हमारी गुड्स ट्रेन है उसके पहुंचने का टाइम क्या है। तो इन सब चीज़ों के चलते बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है, और इस अनसर्टेनिटी को कवर करने का एक ही तरीका है कि कोल को प्लांट के अंदर, पावर प्लांट के अंदर कुछ दिनों के लिए स्टोर किया जाए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई टोल्ड यू लगभग 30 डेज का कोल हम लोग स्टोर करते हैं, राइट। मैंने बताया यहाँ पर हमने लिखने की, तो स्टोरेज इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट कॉस्ट एज देयर इज रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अगर कोल वहाँ पर रखा हुआ है तो उसमें आग लग सकती है, फायरिंग हो सकती है, देयर इज ए चांस। वेदरिंग, वेदर कंडीशंस का कुछ नहीं पता। कोल अगर ओपन में स्टोरेज है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो सकती है एज पैसेज विद द टाइम, और क्योंकि वो ओपन स्टोरेज है। और रेन का इंडिया में नहीं पता, बारिश कब आ जाए। वेदर कंडीशन, डस्ट का नहीं पता, डस्ट कोल के ऊपर कलेक्ट होती जाती है। तो इन सब चीज़ों से कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, डिटोरिएशन ड्यूरिंग स्टोरेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कोल लाइंग डोरमेंट। अगर कोई भी कोल आपके पास स्टोर में पड़ा हुआ है और आपने 30 डेज का स्टोर किया हुआ है, तो जो कोल की जो कॉस्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पार्ट लग रहा है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक का लोन उस 30 डेज के लिए तो लगेगा ही लगेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द कोल फ्रॉम डिटोरिएटिंग। आप ये ध्यान रखते हैं कि कोल की जो क्वालिटी है वो डैमेज ना हो जाए, कोल चोरी ना हो जाए। तो उसको आपको प्रिवेंट करके आप करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको यूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोल की जो स्टोरेज इट इज़ अनडिजायरेबल, बट फिर भी हमें करना पड़ता है, राइट। अगर हम यहाँ बात करते हैं टाइप ऑफ कोल्ड स्टोरेज की, आप देखिए टाइप ऑफ कोल्ड स्टोरेज में हमने सबसे पहले लिखा डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज क्या है कि कोल को हमने ओपन में स्टोर किया। आप देख सकते हैं ये ओपन एरिया में स्पेस हम क्या हो, यहाँ पर रेलवे ट्रैक हमने बनाया हुआ है। आप देखिए रेलवे ट्रैक है, ट्रेन आती है, ट्रेन से हम खाली करते हैं, ग्रेविटी से भी खाली कर सकते हैं, या ये हमने बड़े बड़े कन्वेयर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये कन्वेयर यहाँ से खाली कर सकते हैं और कोल को प्लांट के अंदर मूवमेंट करने के, ट्रांसफर करने। आप देखिए वी आर यूजिंग सम मशीन्स, जेसीबी मशीन्स आप इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इंक्लाइंड बेल्ट कन्वेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे अरेंजमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। Supply the coal where there is a shortage of the coal in the plant due to failure of normal supply of the coal. This is long-term storage and 10% of the annual consumption. So it is required projection against weathering and spontaneous consumption. दूसरी स्टोरेज होती है लाइव स्टोरेज। लाइव स्टोरेज होती है विच इज नियर टू द बॉयलर प्लांट, और लाइव स्टोरेज में हम लगभग 1 डे का, 1 दिन का कोल रखते हैं। एंड दैट कोल इज कम्प्लीटली प्रिपेयर कोल। कंप्लीट प्रिपरेशन करने के बाद, क्रश करने के बाद, साइजिंग करने के बाद, मैग्नेटिक सेपरेटर से क्रॉस करने के बाद, मॉइस्चर रिमूव करने के बाद जिस कोल को स्टोर किया जाता है कवर्ड स्टोरेज में, उसको हम कहते हैं लाइव स्टोरेज। Supplies coal to plant for day-to-day to uses. Capacity of live storage is less than dead storage. Usually stored in vertical cylinder bunkers or coal bins or silo from where coal is transferred to the boiler grades. Bunker are normally diamond-shaped cross-section storage area and made up of steel or reinforced concrete. I can show you the live storage. इसी ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये स्किप होस्ट अनलोड हो रहा है, दिस स्टोरेज इज द लाइव स्टोरेज। यहाँ से जो कोल है ये सीधा बॉयलर फर्नेस में जाता है। अ पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ द कोल, to store the coal for a period of 30 to 80 days so that plant is never required to be shut down। ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एज्यूम टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली। सो
अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस चाहिए तो पावर प्लांट के लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो, और कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वहाँ पर फ्यूल का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कोल 30 to 80 डेज का प्लांट में स्टोर किया जाता है to prevent the shutdown of power plant in case of failure of normal supplies of coal due to coal strike, failure of transportation system etc. यस, ये भी एक पॉइंट है। मैंने आपको बताया इंडिया में हर चीज़ की बड़ी अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं पता कब कोल माइंस में स्ट्राइक हो जाए, कब कोल माइन से वेदर कंडीशंस की वजह से कोल एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाए, कब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो जाएं और कोल की माइनिंग कम या ज़्यादा हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए। उसके साथ साथ हमें ये नहीं पता लोडिंग अनलोडिंग करने वालों कब स्ट्राइक कर दें, और लोडिंग अनलोडिंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन जिस मीन से हो रही है, रेल नेटवर्क से या रोड नेटवर्क से, कब रेल और रोड नेटवर्क में स्ट्राइक हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब ब्लॉकेज हो जाए। सो इन सब के चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, पावर सप्लाई को कंटिन्यूस करने के लिए हम लोग कोल को प्लांट के अंदर ही स्टोर करते हैं। Storage of coal allow the purchaser to take advantage of seasonal market fluctuation in price of coal। सी जैसे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन के अंदर कोल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज कोल माइंस से कोल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्राइस की फ्लक्चुएशन होती रहती है। ये काफ़ी कुछ इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पर, सेफ्टी पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है तो हमारे पास इस चीज़ का एडवांटेज है कि हम लोग कुछ टाइम डिले कर सकते हैं कोल के लिए। तो जो हमें जैसे ही लगेगा कि प्राइस थोड़ा कम हो रहा है, हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन है रेट की, जिसका एडवांटेज हम ले सकते हैं अगर हमारे पास स्टोरेज है। फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग साइट सिलेक्शन फॉर कोल डेड स्टोरेज, यानी कि ओपन में जो स्टोर करना है। द स्टोरेज शुड बी फ्री फ्रॉम स्टैंडिंग वाटर। ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप कोल को स्टोर करना चाहते हैं वहाँ पर वाटर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर इकट्ठा होगा तो इट विल कम इन कांटेक्ट विद कोल, और कोल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने से उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा, और मैं कह सकता हूँ कि कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी। इफ वेल ड्रेनेज इज नॉट अवेलेबल देन यूज आर्टिफिशियल ड्रेनेज। सी ठीक है, आपने कहा कोल वाटर वहाँ पर कलेक्ट तो नहीं हो रखा, लेकिन रेनी सीजन में तो वाटर वहाँ पर कलेक्ट हो सकता है। सो आपको वाटर के ड्रेनेज का प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हो या आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम हो, आपको ड्रेनेज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हैंडलिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज। आपको स्टोरेज इस तरीके से करना है कि प्लांट में जहाँ प्रेपरेशन प्लांट है, कोल प्रेपरेशन प्लांट, वहाँ तक हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम हो और ऑटोमेटिक हो। पाइल्स शुड बिल्ड अप इन सक्सेसिव लेयर एंड कॉम्पैक्ट। ये ध्यान रखना है आपने कि जो पाइल्स जो बन रहे हैं, कि जो कोल का जो ढेर बनेगा वो सक्सेसिव लेयर में हो और कॉम्पैक्ट हो। पाइल शुड बी ड्रेस्ड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ रेनी वाटर। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेनी वाटर के लिए आपने उसको ड्रेस करके रखना है, जिससे कि रेनी वाटर वहाँ कलेक्ट ना हो और रेनी वाटर वहाँ से निकल जाए। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप रिमेंबर। इसके बाद कोनिकल पाइलिंग शुड बी अवॉइडेड। कोनिकल पाइलिंग के इसलिए हम बात करें, अगर कोनिकल पाइलिंग की आप बात करते हैं तो आप लेस स्टोर कर पाते हैं, और जैसे ही आप उसको वहाँ से यूज़ करने के लिए जैसे ही किसी भी उसका मीन से उठाते हैं तो कोनिकल पाइलिंग से कोल नीचे काफ़ी सारा गिर जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी इजीली अवेलेबल, क्योंकि आप कोल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सो टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है कि जगह जगह पर आपने टेम्परेचर मेजरमेंट पॉइंट्स लगाने हैं। एयर में भी सर्कुलेट फ्रीली थ्रू पाइल्स फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन टू कीप टेम्परेचर लो। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पाइल्स जो भी आप कोल के ढेर लगा रहे हैं, पाइल्स बना रहे हैं, तो एयर जो है वो उनके बीच में से इजीली फ्लो कर सके, जिससे कि वहाँ टेम्परेचर कम रहे।
It should be free from all foreign metals like wood, paper, rag, waste oil, etc. तो कोल के अंदर दूसरे मेटल्स नहीं होने चाहिए जैसे कि वुड, पेपर, रैग, वेस्ट ऑयल। उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ बहुत जल्दी ये फायर कैच करते हैं, और अगर फायर कैच करते हैं तो कोल कैन बर्न इजीली, और आपको जो है फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा और आपका काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने स्टोरेज की वहाँ से पिलफरेज लॉसेस और थेफ्ट लॉसेस ना हो, तो चोरी आपने ध्यान रखना है कि चोरी ना हो, ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं इनप्लांट हैंडलिंग की। द इनप्लांट कोल हैंडलिंग सिस्टम डील विद फीडिंग ऑफ कोल फ्रॉम लाइव स्टोरेज टू फर्नेस। It includes various equipment for transfer of coal like belt conveyor, screw conveyor, etc. And the equipment needed to weight the quantity of coal for feed. देखिए, बेल्ट कन्वेयर और स्क्रू कन्वेयर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि नीड ऑफ वेइंग। वेट करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी कोल की। कोल को वेट करने की ज़रूरत यह है, हमें पता पड़ जाए कि हमने कितना कोल सप्लाई किया है बर्न करने के लिए, उससे कितनी हम स्टीम जनरेट करके पावर जनरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है उसको तैयार करते हैं, टैरिफ डिसाइड करते हैं। In case of pulverized coal firing system, it requires large number of equipment like chutes, pulverized mills, feeder, weighing machine, hopper and automatic scales. Weighing and measuring के लिए हमने क्या यूज़ किया है, आप देखिए। To weigh the quantity of the coal, we can use weighing bridge, belt scale, weighing lorry, automatic scale. तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं वेट करने के लिए। और इन सब चीज़ों के बाद मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।